इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्न के हल देख चुके हैं। इस वीडियो में इस प्रश्न नंबर 6 से आगे के प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द हमारे इस वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको इस प्रयास एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। 64/125 पूरे घात दिया है 2/3 को सरल करो। इसका ऑप्शन दिया है, सरल करने पे ऑप्शन क्या पूछा है, क्या 4/5 है या बी 8/25, 16/25, 4/25। इसको हल करोगे तो देखो, देखने से पता चल जा रहा है कि 64, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो क्या करना है, 64 को लेना, उसका लघुत्तम निकालना। ठीक, लघुत्तम निकाल के इस प्रकार लिखना। 4 को 3 बार गुना करते हैं तो क्या आता है, 64 आता है। तो 64 को लिख सकते हैं हम 4 गुणित 4 गुणित 4 3 बार, नीचे बटे में 125 को भी। यह सभी प्रश्न आपके 7वीं और 8वीं के बुक में यह सभी प्रश्न मिल जाएंगे अच्छे से। वहाँ से जाकर इन प्रश्नों के अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। जितना भी प्रश्न है वो सभी 8वीं तक के बुक में आपको सभी प्रश्न मिल जाएगा। ठीक, 64 को 4 गुणित 4 गुणित 4 3 बार लिखे, वैसे 125 को 5 गुणित 5 गुणित 5। ये कहाँ से आया, इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम निकालने पे इस प्रकार से आएगा। उसके जगह पे लिख दिए, फिर कोष्टक के बाहर जो घात है 2/3 वो लगाया, बराबर का चिन्ह लगाया, फिर कोष्टक में 4 3 बार गुना है तो क्या लिख सकते हो, उसे 4/3 लिख सकते हैं। वैसे बटे 5 3 बार है तो उसको 5/3 लिख सकते हैं। पूरे घात 2/3। अब जो कोष्टक है उसको खोल दीजिए, 4/3 गुणित 2/3। ठीक, देखिए ऊपर में 3 है और इसके बटे में नीचे 3, तो 3 3 कट जाएगा, ऊपर में बचेगा सिर्फ 2, तो हो गया 4/2। नीचे में 5, नीचे को भी वैसे ही हल कीजिए, 5/3 गुणित 2/3 है तो ऊपर 3 और नीचे 3 कट जाएगा, इसका भी घात बचेगा 5/2। इस प्रकार है 4/2/5/2। इसको घात 2 को हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 को 2 बार गुना करोगे तो आएगा 16, 5/2 को 2 बार गुना करोगे तो आएगा 25। इस प्रकार आया उत्तर स। देखिए स से मिल रहा है 16/25, इसका उत्तर हो जाएगा स। इस प्रकार से आपके एक और मार्कशीट मिला रहेगा, वहाँ पे गोले पे भरिएगा, स ऑप्शन रहेगा, उसको गोल गोल पेन से वहाँ पे आपको पूरा परीक्षा हॉल में बताया जाएगा कि किस प्रकार से गोला करना है। प्रश्न नंबर 7। एक दूध वाला 2 गाय को 20,000 में बेचता है। यदि उसे एक गाय को बेचने में 5% का लाभ होता है और दूसरे को बेचने में 10% की हानि होती है, तो उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई या लाभ। ऑप्शन दिया है अ ब स द। ठीक है, इनमें से कौन होगा करके चलिए इसका हल देखते हैं। हल, सूत्र क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे में 100 धन लाभ। जो जो इस सूत्र में दिया है उसका मान रख दीजिए। विक्रय मूल्य बराबर दिया है, एक गाय का मूल्य दिया है 20,000 गुणित 100 बटे में 100% दिया है, लाभ दिया है 5, तो उसको लिख दिए। इसको जोड़े तो कितना आया, देखिए यहाँ पे देखिए 20,000 गुणित 100 बटे 105। किसी से कटा है तो काट दीजिए, 100 कटेगा 5 से 20 बार में और 105 कटेगा 5 से 21 बार में। एक ही संख्या से काटना है, ऊपर को 5 से काटना है तो नीचे को भी 5 से ही काटना है, ऊपर को अगर 2 से काटना है तो नीचे को भी 2 से ही काटना है। इस प्रकार हल्के की नया ऊपर में 20,000 गुणित 20 बचा, उसको गुना करेंगे तो हो जाएगा वो 4 लाख, नीचे बचा 21 से जब 4 लाख को भाग दोगे तो आएगा 19,047.699। ठीक, ये तो हो गया जब लाभ दिया है तब। अब नीचे दूसरे गाय के लिए क्रय मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे 100 माइनस हानि। दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरे गाय को बेचने में उसके 10% की हानि होती है, तो 100 में से हानि को घटा देना है। ठीक, विक्रय मूल्य का मान यहाँ पे देखिए इस सूत्र में, ठीक, यहाँ पे विक्रय मूल्य और जो जो दिया उसको रख दिए। 20,000 गुणित 100, नीचे पे जो हानि दिया उसको 100 से माइनस कर दिए। 100 से माइनस किए तो यहाँ पे देखिए, ठीक,
20,000 गुणित 100/90। ऊपर 100 में एक जीरो और नीचे का एक जीरो काट दिए, आया 10 का गुना 20,000 से करेंगे तो आएगा 2,00,000/9। 9 से 2,00,000 को भाग दोगे तो आएगा 22,222.222। इस प्रकार आया। अब दोनों जो दो, एक लाभ की वजह से एक हानि की वजह से, यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों को जोड़ देना है। एक लाभ के लिए क्रय मूल्य है, एक हानि के लिए क्रय मूल्य है। तो कुल क्रय मूल्य, यहाँ पे देखिए कुल क्रय मूल्य, दोनों जो क्रय मूल्य आया उसको जोड़ दीजिए। इसको और इसको जोड़ने पे कितना आया? 41,269.841। ये हो गया कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य अगर ज़्यादा है, ठीक है, विक्रय मूल्य से, तो बेचने वाले को हानि होता है। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होता क्रय मूल्य से तो लाभ होता। देखिए हानि का सूत्र ये हो जाएगा, ठीक। देखिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए। क्रय मूल्य अभी हम निकाले इतना आया और विक्रय मूल्य दोनों गाय का 20,000 है, तो विक्रय मूल्य कुल 40,000 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा है तो इतना आया। कुल हानि 1,269.84 रुपये। ऑप्शन में दिया है, कहाँ पे दिया है देख लीजिए। ऑप्शन में आ में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, ठीक। इसी प्रकार से इस प्रकार के सवाल को हल कीजिए। इसमें से एक सवाल आना तय है आपके एग्ज़ाम में, लाभ और हानि से संबंधित। याद रखिए लाभ और हानि पूछे, ठीक है, तो इस सूत्र को अच्छे से याद रखिएगा। इस सूत्र को अच्छे से याद रखिए। हानि पूछा है तो क्रय मूल्य में से जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा उसको घटा दीजिएगा। अगर लाभ पूछा है तो दोनों को लाभ पूछा है तो विक्रय मूल्य को पहले रखिएगा और क्रय मूल्य को बाद में, फिर उसमें से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए तो आ जाएगा आपका लाभ। क्रय मतलब जिससे हम खरीदते हैं, जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं। विक्रय मतलब जिस मूल्य से हम बेचते हैं। अगर ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमको लाभ होगा, ठीक। कम में बेच रहे हैं तो जितने हम खरीदे हैं उससे कम में बेच रहे हैं तो हमको हानि होगा। यह बात याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, यदि x धन 1/x बराबर 11 है तो x की घात 2 धन 1/x घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? ऑप्शन में दिया है अ 123, ब 119, स 117, द 121। इसका हल इस प्रकार होगा। हल x धन 1/x बराबर 11, दोनों पक्ष, ठीक है। यहाँ से इसको हल करके लाना है x घात 2 धन 1/2 का मान कितना होगा। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष का, ठीक है। बायां पक्ष में 2 पद है तो पूरे के घात 2 लगाए बराबर 11 के घात 2। अब सूत्र होता है, आप लोग जान रहे होंगे, सूत्र होता है ये वाला सूत्र, y घात x धन y पूरे घात 2। इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, कोष्टक को हल करोगे तो ये x आया, x घात 2 धन 2xy, ठीक, धन y घात 2, लिखते नहीं बन रहा है अच्छे से, ठीक, स्क्रीन पे लिखते नहीं बन रहा है। जानते हैं x घात 2 धन 2xy धन y घात 2, ये उसका सूत्र होता है। इसी सूत्र में पहले पद को देखिए x है तो x घात 2 धन
दो एक्स वाई के गुना में रहता है, तो यहाँ पे एक्स के जगह एक्स है, वाई की जगह 1/x है, तो दोनों को गुना करके लिखे। कितना है, 2 गुणित एक्स गुणित 1/x धन 1/x जो है वो वाई वाले जगह में है, तो वाई इसका भी घात 2 हो जाएगा, तो उसको लिखे कोष्टक के अंदर 1/x पूरे घात 2 बराबर 11 को 2 बार गुना करो, कितना आएगा 121। फिर आगे हल किए x घात 2 धन, देखिए ऊपर वाले पद में x गुणित 1/x है, दोनों ऊपर नीचे हट कट जाएगा, उसके जगह में 1 बचेगा, 1 का गुना 2 से किए तो बचा सिर्फ 2 बस। यहाँ पे देखिए ठीक, x गुणित 1 जो टिक लगाया हूँ उसके नीचे पे x गुणित 1/x है, दोनों कट जाएगा, इसके जगह बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2 बटे में। अब इस वाले पद को हल करिए, 1/x कोष्टक को खोलोगे तो 1 के घात 2 लग जाएगा, तो 1 के घात 2 मतलब 1, नीचे पे x घात 2 लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x घात 2 बराबर पे 121। ठीक, अब यहाँ पे जो अब 1/x घात 2 धन 1/x घात 2 इसको अपने जगह रखे और 2 को उधर पक्षांतर कर दिए, तो 2 पक्षांतर होकर इधर आया, 121 माइनस 2 हो गया, प्लस इधर 2 प्लस में था तो इधर आकर माइनस हो गया, 121 के साथ घट गया। ठीक, देखिए 121 में से 2 घटाया था आया 119। ये उत्तर ब में मिल रहा है हमको। यहाँ पे देखिए उत्तर ब का मान, ठीक, यहाँ पे देखिए उत्तर ब में है 119। इस प्रकार आया x घात 2 धन 1/x घात 2 बराबर आया 119। प्रश्न नंबर 9, 2 - 7x बटे 1 - 5x बराबर 3 धन 7x बटे 4 धन 5x में x का मान ज्ञात करो। इस प्रकार से सवाल आपके प्रश्न में रहेगा। इसको दोनों पक्षों दोनों साइड तिर्यक गुना करने पे जो मान आएगा उसको उत्तर में गोलाकार लगाना है। कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक, जो प्रश्न दिया है उसका हल नीचे इस प्रकार लिख लीजिएगा और दोनों साइड को तिर्यक गुना कर लीजिए। इस प्रकार लिख लिए, अब तिर्यक गुना कीजिए। इधर का जो ऊपर में है 2 - 7x यहाँ पे दिख रहा है, और इधर पे नीचे 4 धन 5x, इन दोनों का गुना यहाँ पे किए, तिर्यक इस साइड के ऊपर वाले का इधर के नीचे वाले से गुना करके लिखे। इस प्रकार, और इस दाएं पक्ष में जो 3 धन 7x है उसका गुना बाएं पक्ष में x - 5x है उससे गुना करके लिखे। ठीक, इस प्रकार अब कोष्टक को खोल दीजिए। कोष्टक को खोलने पर इस सिर्फ पहले कोष्टक में जो संख्या है उसको दूसरे कोष्टक वाले के सभी संख्याओं से गुना करिए। इस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार से गुना करके लिखे। कैसे करेंगे देखो, जो पहले कोष्टक में 2 है उसका दूसरे कोष्टक में 4 धन 5x है उससे गुना किए तो क्या हुआ, 2 गुणित 4 धन 2 गुणित 5x हुआ। ठीक, फिर दूसरा पद 7x को लीजिए, इस 7x का गुना इस कोष्टक में जो है 4 धन 5x से उससे किससे गुना किए तो क्या आया, जो 7 का जो चिन्ह है -7 का उसको माइनस पहले लगा, 7x गुणित 4, फिर माइनस का चिन्ह लगा -7x गुणित 5x। ठीक, इसी प्रकार बराबर के इस पार जो संख्या दिया है उसको उसी प्रकार से हम हल कीजिए। इस प्रकार जैसे दिया है वैसे गुना करके लिखिए। फिर इसको सरल कीजिए, सरल करने पे इतना मान आएगा। ठीक, इतना मान आने के बाद जो बड़ा घात वाले पद है उसको पहले लिखिए। ठीक, जैसे यहाँ पे देख बायां पक्ष में -35 x घात 2, x घात 2 बड़ा है तो उसको पहले लिखे। फिर उसके बाद आया x वाला पद x घात 1 यहाँ पे -18x, फिर जो इसमें x पद नहीं है उसको सेम इसी प्रकार दायां पक्ष में भी ऐसे कीजिए। ठीक, अब देखिए दोनों पक्षों में x घात 2 है, x घात 2 है, तो x -35 x घात 2 इधर बराबर के इस पार भी -35 x घात 2, तो सभी x पद वाले को जो x वाले जो पद है उसको दायां पक्ष साइड ले आया, सभी को दिख रहा है, और संख्या वाले पद को दायां पक्ष पे। इस प्रकार
जब पक्षांतर होकर इस से उस पार जाएगा तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा। दिख रहा है -35x घात 2 था, तो इधर आने के बाद यहाँ पे 35x प्लस 35x घात 2 हो गया, और -8x था इधर आने के बाद, और सरल करिएगा तो इस प्रकार आएगा। ठीक, लास्ट में बचेगा -10x बराबर -5। ठीक, अब x को अपने जगह रख रहा है, जो x के साथ जो संख्या है 10 x के साथ गुना में है, तो बराबर किस पर आया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो गुना में था तो नीचे इस पार की संख्या के साथ वो भाग में चला जाएगा, मतलब बटे में चला जाएगा। उसके चिन्ह के साथ इस प्रकार लाए, दिख रहा है -5 बटे -10x। याद रखिए यहाँ पे माइनस क्यों इधर आकर प्लस क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ एक चिन्ह बस को देखना है, इधर गुना में था तो आकर इधर भाग में हो गया, मगर माइनस जो है वो प्लस क्यों नहीं हो गया, सिर्फ एक जो चिन्ह है वो बस बदलेगा। ठीक है, तभी गुना था तो इधर भाग में हो गया, मगर माइनस चिन्ह वैसे का वैसे ही रहेगा उस संख्या के साथ। देखिए ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो दोनों कट जाएगा। 5 से 10 को भाग दोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 से 10 दो बार में गया तो आ जाएगा 1/2। इस प्रकार आया एक्स का मान 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऊपर जाके अ में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अ 1/2। प्रश्न नंबर 8, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, इसमें से इस वाले टॉपिक में से आपको भी एक प्रश्न आपके क्वेश्चन में देखने मिल सकता है। इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई 8 भुजी ठीक बहुभुज दिया गया है, तो उसके कुल आंतरिक कोण कितने होते हैं, यहाँ पूछा जा सकता है। तो यह सूत्र आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, यह सूत्र आप अच्छे से याद रखिएगा। n-2, ये 2 है। ठीक, स्क्रीन पे अच्छे से लिखते नहीं बनता इसमें। सामने सूत्र लिख रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पे, ये n-2 कोष्टक पूरे के बाहर 180। ठीक है, 180 लिख लीजिएगा यहाँ पे 180। ठीक, और जितना भुजा दिया है उसको n मानिएगा, जैसे n के जगह में दे दिया है, जैसे अभी ये आगे सवाल में बताऊँगा। n के जगह जैसे 4 भुजी दिया है तो 4 भुजा दिया है, चतुर्भुज दिया है तो n की जगह आ जाएगा 4। फिर इसमें रखने के बाद उसको हल कर लीजिएगा, जितना मान आ जाएगा वो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का मान हो जाएगा, आंतरिक कोणों के योगों का मान। जैसे इस प्रश्न में देखते हैं, 8 भुजी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का मान कितना होगा। ठीक है, आंतरिक कोण पूछा है, सिर्फ एक कोण जो होता है उसका मान पूछा गया है यहाँ पे। देखिए सूत्र इस प्रकार होता है, एक कोण के लिए कोष्टक में n-2 कोष्टक बंद गुणित 180। ठीक, ये जो ऊपर बस में दिख रहा है, नीचे में जो बटे में उसको भूल जाइए। अगर ऊपर में बस सिर्फ किसी बहुभुज भुजा है उसके कोणों का योग पूछा है तो सिर्फ ऊपर में जितना दिया है उसी बस सूत्र को लगाइएगा। अगर आंतरिक कोण का मान पूछा है तो नीचे में जो n दिया है उसको भी लगाइएगा। जैसे इस प्रश्न में पूछा है आंतरिक कोणों का मान, तो इस सवाल के लिए ये सूत्र जो सामने स्क्रीन में दिख रहा है वही होगा। कोष्टक में n-2 कोष्टक बंद गुणित 180/n। ये किसी बहुभुज में चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, तो उसके अंदर में एक कोण का मान ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए इस सवाल के लिए देखते हैं। अष्टभुजी पूछा है तो उसके लिए आंतरिक कोण निकालने के लिए सूत्र यह हुआ। जो अष्टभुजी पूछा है तो n के जगह में रख देंगे 8 कोष्टक के अंदर, 8-2 कोष्टक बंद गुणित 180 बटे में n की जगह 8। ठीक है, 8 भुजी है तो अब इसको सरल कीजिए, 8 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 6 गुणित 180/8। देखिए 6 और 8 किससे भाग जाता है, 2 से 6 को भाग दिए तो 3 बार में गया, और नीचे 2 से 8 को भाग दिए तो 4 बार में गया। इस प्रकार आया 3/4 गुणित 180। 4 से 180 को भाग दोगे जाएगा 45 बार में,
तो कटने के बाद बचा 3 गुणित 45 बराबर आया 135 अंश। 135 कौन किस में मिल रहा है, देखिए द में ऊपर में 135 अंश। इस प्रकार जो OMR शीट में जो द ऑप्शन रहेगा उसको गोलक लगाइए। इसी प्रश्न को आपको जरूर आपके पेपर में इस प्रकार पूछा जाएगा। देखिए, आठभुजी समबहुभुज या चतुर्भुज, किसी भी कितना भी बहुभुज पूछा जा सकता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, चतुर्भुज समबहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना हो सकता है। तो आंतरिक कोणों के लिए योग पूछे तो ये जो सूत्र दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, ये वाला जो सूत्र, उसके सिर्फ ये इस n मस को छोड़ दीजिएगा, ये n को ऐसे काट दीजिए, ठीक है, ये n को ध्यान मत दीजिए। जो ऊपर में जो सूत्र दिख रहा है, यही किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान निकालने के लिए किया जाता है उपयोग, ठीक। इसी सूत्र का उपयोग किसी भी बहुभुज जो दिया है, जितना जो बहुभुज दिया है, जैसे त्रिभुज दिया है तो n की जगह रख देंगे 3, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो n की जगह अगर आप रखते हो यहाँ पे, इस n की जगह 3 रखते हो, ठीक है, यहाँ पे तो 3 - 2 गुणित 180, 3 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 1 गुणित हो जाएगा 180, ठीक। तो 180 का गुना 1 से करते हैं तो आता है 180, और ठीक है, अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, ठीक। इसी प्रकार चतुर्भुज का भी आप निकाल सकते हैं। चतुर्भुज पूछे तो n की जगह रख दीजिए 4, 4 - 2 गुणित 180, 4 में से 2 घटाओगे तो आएगा 2, 2 गुणित 180 बराबर हो जाएगा 360। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। इसी प्रकार से कितना भी बहुभुज पूछे, इस सूत्र का उपयोग करके आप उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, और आपके प्रश्न में यह जरूर, आपके प्रश्न पेपर में यह जरूर देखने मिल सकता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, यदि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:5:7:9 है तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया है 45 अंश, ब 75 अंश, स 105 अंश, द 135 अंश। हल, माना चतुर्भुज के कोण जो अनुपात में जो दिया है 3, 5, 7, 9, उसको अनुपात को हटा के उसको लिख लीजिएगा 3x, 5x, 7x और 9x। चतुर्भुज दिया है तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, ठीक है। इस प्रकार आपको हल करते समय इस प्रकार लिख लेना, चारों कोणों को जोड़ दीजिएगा, चारों कोणों का मान चारों कोणों को जोड़ने पे आता है 360 अंश, तो इस प्रकार जोड़ के लिख लीजिएगा, ऐसे जोड़ के लिख लीजिएगा। और फिर चारों को जोड़ने पर देखिए 3x, 5x, 7x और 9x को जोड़ने पर आता है 24x, तो बराबर के इस पार है 360। अब x का मान निकालना है आपको, तो x के साथ जो संख्या है उसको बराबर के इस पार ले जाइएगा, इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, 24 से 360 को भाग दोगे तो आएगा 15 अंश, ठीक। x का मान आया 15। अब देखिए यहाँ पे जो 4 मान हम माने हैं, यहाँ पे इसमें सबसे छोटा कौन है, 3x, ठीक है, 3x सबसे छोटा है। और आपके प्रश्न में पूछा है सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो छोटा है 3x लिए, तो सबसे छोटे कोण 3x बराबर x का मान कितना है यहाँ पे 15, तो x के जगह रख दिए 15, 3 के साथ x गुना में है तो x को लगा, जो मान रख रहे हैं उसको लगा दिए गुने में, तो 3 गुणित 15 मतलब 45 अंश, ठीक। उत्तर आया 45 अंश। यह कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है, ठीक है, जो आदिवासी एरिया से संबंधित बिलोंग करते हैं उनके लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा गुना भाग डिफ़िकल्ट होता है, उनका बेसिक एकदम कमज़ोर होता है, इसलिए एकदम बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं। इस प्रकार आया 45 आपके ऑप्शन में है अ में, तो आपको गोला लगाइएगा। प्रश्न नंबर 12, एक घन के फलक की लंबाई, याद रखिए इस प्रश्न में आपको अब आपके इस बार प्रश्न पेपर में त्रिभुज दिया जा सकता है या इन मानों को आगे पीछे करके दिया जा सकता है, तो आपको प्रश्न को इस प्रकार मिलाना है, ठीक। त्रिभुज दिया रहेगा तो 3 कोणों का मान 180 अंश होता है, इस प्रकार लिखिएगा, ठीक। 180 360 की जगह पे चतुर्भुज दिया है तो 360, इसी दोनों में से आपके प्रश्न पेपर में प्रश्न देखने मिल सकता है। प्रश्न नंबर 12,
एक घन के फलक की लंबाई 10 मीटर है तो कितना पानी भरा जा सकता है उस घन के अंदर। अ में दिया है 10,000 लीटर, ब में 1 लाख लीटर, स में 10 लाख लीटर, द में 1000 लीटर। ठीक, याद रखिएगा घन, घन, वृत्त, घन, घनाभ, वृत्त, इन तीनों को आयात, आयत और वर्ग, इन पांचों टॉपिक को आयत, वर्ग, घन, घनाभ और वृत्त, इन पांचों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रश्न पेपर में ज़रूर देखने मिलेगा। सिंपल सिंपल सूत्र है उसके, जो आपके 6वीं 7वीं 8वीं के बुक में वहाँ पे दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखते हैं। एक घन के, ठीक है, जो प्रश्न इसका हल देखिए, दिया है घन के फलक की लंबाई 10 मीटर दिया है इस प्रकार, तब घन के भुजा की लंबाई हो जाएगा 10 मीटर। हम जानते हैं घन का आयतन का सूत्र होता है, ये घन के आयतन का सूत्र होता है बराबर में भुजा घात 3। ठीक है, 10 घात 3 हुआ, तो इसको हल करेंगे, 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 1000 मीटर घात 3। मीटर को बदलना है लीटर में, 1 मीटर बराबर होता है, ठीक है, 1000 लीटर। 1000 पहले से है तो 1000 को 1000 से गुना किए तो कितना आया, 10 लाख लीटर। देखिए 10 लाख लीटर उत्तर स में दिया है, इस प्रकार स ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे गोला लगाइएगा। ठीक, घन घनाभ से संबंधित प्रश्न जरूर आपके पेपर में रह सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए इस टॉपिक को। प्रश्न नंबर 3, एक बेलन में कितने सतह होता है? दिया है ऑप्शन में 2, ब में 3, स में 4, द में 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। इसी प्रकार आपको इस बार प्रश्न पेपर में घनाभ या घन में कितने फलक होते हैं यह पूछ सकता है। तो घन में होता है 6, उसी प्रकार घनाभ में भी होता है 6 फलक। ठीक, याद रखिएगा। और एक बेलन में, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए सामने आपका बेलन मैं बनाया हुआ हूँ, यहाँ पे दिख रहा है बेलन, कोई भी एक या एक सिलेंडर मान लीजिए, ठीक है, या एक गिलास मान लीजिए, उसकी आकृति होता है बेलनाकार। ठीक, या गैस सिलेंडर को याद रखिए, उसमें कितने फलक होते हैं, ऊपर में गोल आकृति, नीचे पे गोल आकृति और बीच पूरा बेलन टाइप, बीच पूरा बेलन टाइप का। जैसे मैं देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा हूँ, इस बेलन जो टिक लगाया हूँ उसके ऊपर में 1, बीच में 2, नीचे में 3, इस प्रकार 3 फलक दिख रहे हैं, 3 आकृतियाँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक बेलन में 3 सतह होते हैं। ठीक है, 3 सतह दिख रहा है, 1, 2, 3, इस प्रकार बेलन में 3 सतह होते हैं। इसी प्रकार आपको घनाभ में पूछे तो घनाभ में याद रखिए 6 होता है और घन में भी 6 होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 14, एक ट्रेन पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, यदि वह एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन दिया है अ 100 मीटर, ब 200 मीटर, स 300 मीटर, द 500 मीटर। इसको इस प्रकार हल कीजिएगा। दिया है हल, ट्रेन की चाल बराबर होता है, पहले चाल जो दिया है 72 किलोमीटर पर घंटा, उसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। किलोमीटर और घंटा को मीटर और पर सेकंड में गुना करने के लिए आप 5/18 से गुना कर दीजिए। 5/18 से गुना करेंगे तो 72 बदल के हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। कैसे? 18 से 72 को भाग दीजिए, 18 से 72 4 बार में भाग गया। याद रखिए जब भी आपको किलोमीटर पर घंटा में दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में परिवर्तन करने के लिए 5/18 से गुना कीजिए। ये 5/18 कहाँ से आया? किलोमीटर पर घंटा को किलोमीटर की जगह लिख दीजिएगा। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1000/1 घंटा में होता है। घंटा को आप सेकंड में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 60 × 60 तो हो जाएगा 3600 सेकंड। 1000 को 36 से काटोगे, 36,000 से 3600 से तो आएगा 5/18। इस प्रकार 5/18 था। देखिए उसको सरल करने पे आया 20 मीटर पर सेकंड। अब सूत्र होता है ये चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसमें जो जो मान दिया है उसको रख दीजिए।
चाल का मान हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेन का चाल दिया है 20 मीटर पर सेकंड, दूरी हमको निकालना है, और सेकंड का मान जो दिया है 25 सेकंड में पार करते हैं खंभे को, यहाँ पे उसको रख दिए। अब तिर्यक गुना करना है, दूरी को अपनी जगह रखिए यहाँ पे, और जो इधर 25 को बराबर के उस पर 20 से गुना कीजिए, तिर्यक गुना किए तो 20 गुणित 25 आया, 25 को 20 से गुना करेंगे तो आएगा 500 मीटर। ठीक, इस प्रकार देखिए कहाँ पे है उत्तर द में 500 मीटर, इसके लिए इसका उत्तर हो जाएगा द। प्रश्न नंबर 5, यदि एक वर्ग का कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब 50 सेंटीमीटर वर्ग, ब 75 सेंटीमीटर वर्ग, स 100 सेंटीमीटर वर्ग, द 150 सेंटीमीटर। हल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजाघात 2। ठीक, और भुजाघात 2 और वही वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भी होता है 1/2 कर्णघात 2। 1/2 कर्णघात 2 कहाँ से आया? ठीक, पाइथागोरस सूत्र आप पढ़े होंगे कक्षा 8वीं में। क्या होता है? कर्ण के घात 2 बराबर आधार के घात 2 धन लंब के घात 2। मगर हम वर्ग में जानते हैं आधार और लंब जो है, आधार गुणित लंबाई होता है, आधार और लंबाई जो है वो दोनों आपस में बराबर होता है, तो उसके सभी भुजा वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुणित चौड़ाई होना था उसको, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर है, तो वो हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, दोनों को आपस में गुना करेंगे, दोनों समान है तो उसका घात 2 हो जाता है। तो वर्ग में हम मानते हैं उसी को भुजा, इसलिए भुजा घात 2 हुआ। ठीक, इसी को कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से लिखोगे तो 1/2 कर्ण घात 2 हो जाएगा। जो मान दिया है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/2, कोष्टक में कर्ण मान दिया है 10, तो 10 को रख दिए, बाहर में घात 2 लिखा है तो घात 2 लगा दिए। 10 को 2 बार गुना करना है इस प्रकार, 10 गुणित 10 बटे में है 2, 10 गुणित 2 से 10 को काट दीजिए आएगा 5, 5 से 10 को गुना करोगे तो आ जाएगा 50, या इसको पहले 100, 10 गुणित 10 को गुना करोगे तो 100 आएगा, 100 को 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, 100 को 2 से भाग दोगे आएगा 50, इस प्रकार आया 50 सेंटीमीटर वर्ग। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, अ में है, तो इसका उत्तर होगा अ। देखिए वृत्त, वर्ग, घन, घनाभ, ये सभी से 5 से 6 क्वेश्चन हो गया, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए आप। प्रश्न नंबर 16, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है तो आओ उसके त्रिज्या का मान होगा। दिया है अ 7 सेंटीमीटर, ब 14 सेंटीमीटर, स 9 सेंटीमीटर, द 11 सेंटीमीटर। इसका संयुक्त हल करिए। वृत्त को क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर वर्ग, पाई आर घात 2 बराबर 154। ठीक, और वृत्त के क्षेत्रफल दिया है बराबर 154 सेंटीमीटर। हम जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है यह, तो उसके जगह लिख दिए वृत्त के क्षेत्रफल के नीचे पाई आर घात 2 बराबर के इस पार है 154। ठीक, अब सूत्र में जो मान जा रहा है उसको रख दीजिए। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 गुणित आर के घात 2 बराबर 154। आर को अपनी जगह रखिए, 22/7 को उधर ले जाइए, इधर 22/7 है तो उधर जाकर उल्टा हो जाएगा, वो 22/7 था तो उधर उल्टा होके गुना हो जाएगा 154 के साथ। इस प्रकार 154 को 22 से कट रहा है क्या? देखिए कट रहा है, 22 से 14 बार में भाग जाएगा, या पहले 11 से भाग दे दीजिए। 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 फिर 22 11 से 2 बार में भाग गया, फिर ऊपर में आया 14, नीचे में आया 2। इस प्रकार फिर देखिए यहाँ पे 14 गुणित 7/2, 2 से 14 भाग जा रहा है क्या? हाँ, 7 बार में कटेगा, इस प्रकार आया 7 गुणित 7। ठीक, नीचे में अब वो आर के घात 2 है उधर, तो आर के घात निकल के इधर आ जाएगा तो लग जाएगा यहाँ पे वर्गमूल, उधर वर्ग था तो इधर आके लग जाएगा ये वर्गमूल, तो 7 गुणित 7 पूरे का वर्गमूल।
वर्गमूल से तभी बाहर निकल सकता है जब दोनों का जोड़ी बने। देखिए यहाँ पे 7 का जोड़ी बन रहा है तो वर्गमूल हट जाएगा, बराबर में आएगा 7। तो आर बराबर आया 7 सेंटीमीटर। देखिए ऊपर जाके ऑप्शन में कहाँ पे है 7, देखिए यहाँ पे अ में है 7, इसका उत्तर हो जाएगा अ 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, इस प्रकार के रीजनिंग ABCD से संबंधित प्रश्न आपको आपके प्रश्न पेपर में देखने मिलेगा। यदि जींस का मान 49 है तो कोट का मान, यदि जींस का मान JEANS का मान 49 है, कोट का मान 39 है, तो शर्ट का मान कितना होगा यह आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है 71, ब 72, स 73, द 74। ठीक, तो यह कैसे है, देखिए जीन्स को यहाँ से आप रफ पेपर में A से लेकर Z तक की संख्याएं लिख लीजिएगा और जिस क्रम में आ रहा है उस क्रम को, उसके संख्या को ऊपर में लिख दीजिएगा। जैसे A पहला है तो उसके ऊपर 1, B दूसरा है तो उसके ऊपर 2, C तीसरा है तो उसके ऊपर 3, D 4 है तो उसके ऊपर 4। इस प्रकार A से लेकर Z तक की संख्या लिख लीजिए, उसके ऊपर जिस क्रम में आ रहा है, ठीक है, उस क्रम को उसके ऊपर लिख दीजिएगा। जैसे Z लास्ट में देखते हो 26 में आता है, ठीक, तो उसके ऊपर 26 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हल करके बताया हूँ, देखिए हल, जीन्स J के नीचे लिखा है देखिए 10, तो J आता है 10वें क्रम में, E आता है 5वें क्रम में, A आता है, यहाँ पे देखिए A आता है पहला, N आता है 14वें क्रम में, S आता है 19वें क्रम में। तो इन सभी संख्याओं को 10, 5, 1, 14, 19 को जोड़ते हैं तो आ रहा है ये 49, जो आपको प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है 49। इसी प्रकार, ठीक है, तो समझ गए कि इसका ट्रिक क्या है, जिस क्रम में आ रहा है उनके क्रमों को जोड़ देने पे जो आएगा संख्या वही इसका उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ पे शर्ट को देखिए, शर्ट के में जो अक्षर है, जो लेटर है SHIRT उसका क्रम है, उसके नीचे मैं संख्या लिखा हूँ, वो सभी इस क्रम में आते हैं, तो उन सभी को जोड़ने पे आ रहा है नीचे पे 74। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द 74। इसी प्रकार प्रश्न में पूछा रहेगा तो इस प्रकार से आपको उसको हल करना है। प्रश्न नंबर 8, यदि घड़ी में 9 बजे हैं और घंटे का काटा उत्तर दिशा की ओर है तो मिनट का काटा किस दिशा में होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न में ऐसे पूछा गया है, यदि घड़ी में 9 बजा है, तो यहाँ पे देखिए मैं घड़ी बना के दिखाया हूँ, ठीक है। अगर सही में घड़ी रहता, सही में हम अभी घड़ी पहने हैं या सामने जो घड़ी लगा रहता है उसमें 9 बजा रहता तो मिनट का काटा 9 में और घंटे का काटा 12 की ओर होता। ठीक है, तो इस प्रकार रहता है उसका दिशा, मगर प्रश्न में पूछा गया है उसका दिशा इस प्रकार से आपको बदल के दिया गया है। ठीक, और 9 का काटा को ले जाइए अब 12 की जगह पे। ठीक है, इस प्रकार होता है। उत्तर दक्षिण को इस प्रकार से माना जाता है, देखिए उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व इस साइड और पश्चिम उस साइड। देखिए जैसे मैं इस वाले घड़ी में बना दिया हूँ, यहाँ पे इस वाले घड़ी को देखिए, यहाँ पे उत्तर 9 के साइड में है और दक्षिण नीचे 3 और पूर्व 12 के साइड और पश्चिम 6 के साइड। प्रश्न में आपको दिया है यदि घड़ी में 9 बजे हैं और घंटे का काटा उत्तर दिशा में, घंटे का काटा हम जा रहे हैं, घंटे का काटा जहाँ पे रहेगा वो उतना ही बजा रहता है और मिनट का काटा जितने में रहेगा वो उतने बजकर समय को बताता है। और है तो मिनट का काटा किस दिशा में होगा, तो अगर उत्तर दिशा में 9 है, उत्तर ऊपर में आता है तो ऊपर में 9 को रख दिए, तो इसी प्रकार मिनट का काटा क्या है 12 को इधर इस प्रकार से इस वाले घड़ी को इस प्रकार परिवर्तित करके लिखेंगे तो 12 क्या है इधर खिसक जाएगा। घड़ी की दिशा बस को आप जैसे पहने उसको हल्का सा 45 अंश के कोण पे घुमा दीजिए। तो देखिए 45 अंश के कोण में घुमाने पर 12 पूर्व दिशा में आ गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा स पूर्व दिशा में, इसका उत्तर हो जाएगा स पूर्व दिशा में। प्रश्न नंबर 19, इस प्रकार एक श्रेणी दिया हुआ है संख्या का 12, 19, 28, 39, 52
डैश 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 अगली संख्या ज्ञात करो। इसी क्रम को पूरा करते हुए, इसी क्रम को पालन करते हुए इसकी अगली संख्या क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। चलिए इसका हल क्या होगा देखते हैं। अ में है 65, ब में 66, स में 67, द में 68, इन चारों में से कौन होगा। देखिए इसका हल देखिए, 12 के बाद आ रहा है 19, यहाँ पे देखिए 12 के बाद आ रहा है 19, 19 के बाद आ रहा है 28, 28 के बाद आ रहा है 39, 39 के बाद आ रहा है 52, फिर डैश डैश में जो संख्या आएगा उसको हल करके लाना है। देखिए 12 में, यहाँ पे देखिए 12 में हम 7 जोड़ते हैं तब 19 आ रहा है। इसी प्रकार 19 में 9 जोड़ते हैं तब 28 आ रहा है। ठीक, 28 में 11 जोड़ते हैं तब 39 आ रहा है। 39 में हम 13 जोड़ते हैं तब आ रहा है 52। ठीक, अब कैसे बढ़ते जा रहा है देखिए, यहाँ पे 12 से 19 जाने के लिए 7 की ज़रूरत पड़ा, मतलब 7 संख्या जोड़े। उसी प्रकार 19 से और 28 जाने के लिए, 28 बनाने के लिए 7 फिर 2 संख्या और बढ़ाए। ठीक है, तो मतलब 9 जोड़े। उसी प्रकार फिर 9 में और 2 बढ़ाए तो 11 हुआ, 11 में और 2 बढ़ाए तो 13 हुआ, 13 में और 2 बढ़ाए तो 15। ठीक है, मतलब जो संख्या आ रहा है उसमें 2 अंक और बढ़ा के जोड़ते जाना है। जैसे नीचे हल पे लिखा हूँ +7 +9 +11 +13 +15। इसी प्रकार आगे संख्या में जाने के लिए प्लस क्या करना पड़ेगा, हमको 17 जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार ये जो 52 दिख रहा है, यहाँ पे जो 52 दिख रहा है उसमें हम 17 जोड़ देते हैं। ठीक, इसमें हम 15 जोड़ देते हैं, ये लास्ट संख्या था। ठीक है, यहाँ पे 13, इसी में हम अगर 52 15 जोड़ देते हैं ये, तो आ जाएगा 67। इसका सही उत्तर हो जाएगा 67। ठीक है, उत्तर 7। इस प्रकार से श्रेणी आपको आपके पेपर में ज़रूर दिया रहेगा, ये किसी प्रकार से उसको हल कीजिएगा। एक संख्या को दूसरे संख्या से तुलना कीजिए, फिर दूसरे संख्या से तीसरे संख्या को किस प्रकार कोई जुड़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, कैसे अगर बढ़ रहा है तो कितने संख्या जोड़ने पे बढ़ रहा है, पहले में 1 जोड़ के बढ़ रहा है या दूसरे में 2 जोड़कर। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि इस बार जोड़ने वाला पूछा है तो अगले बार अभी प्रश्न पेपर में आपको घटाने वाला पूछ सकता है। यह प्रश्न हल पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। दिए गए श्रेणी में कितने विषम संख्या है जिसके तुरंत बाद सम संख्या है। ठीक है, इस प्रकार एक श्रेणी दिया हुआ है, उसके बाद कितने सम संख्या है यह आपको पता करना है। ठीक है, विषम संख्या के बाद कितने सम संख्या। चलिए देखते हैं इसका हल। ठीक, देखिए यह श्रेणी आपको दिया हुआ है, जैसा प्रश्न में पूछा गया है कि कितने विषम संख्या। देखिए दिए गए श्रेणी में कितने विषम संख्या जिसके तुरंत बाद सम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं, 1 3 5 7 9, ये सभी विषम संख्या है। सम संख्या किसको बोलते हैं, 2 4 6 8। चलिए श्रेणी में देखते हैं, विषम संख्या है ये 1। ठीक, यहाँ पे एक के बाद जस्ट सम संख्या दिख रहा है ये 4, तो पहला ये हो गया। अब दूसरा विषम संख्या देखिए जिसके बाद तुरंत सम संख्या हो, यहाँ पे देखिए फिर 3 के बाद सीधा 2 है। ठीक, इसी प्रकार देखिए 5 और 6, एक विषम संख्या फिर सम संख्या। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे 9 और 6, एक 9 विषम संख्या, उसके बाद तुरंत सम संख्या है। ठीक, उसके बाद 3 और 2, पहला 3 विषम है फिर उसके बाद सम है। फिर यहाँ पे देखिए 5 और 6, 5 विषम है उसके बाद तुरंत सम संख्या 6 है। फिर यहाँ पे देखिए 3 और 2, एक विषम संख्या फिर तुरंत सम संख्या है। फिर यहाँ पे 7 और 4, 7 विषम है फिर तुरंत सम है। कितना जोड़ी हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 8 जोड़ियाँ बन रहा है। ठीक है, ऐसी 8 जोड़ियाँ बन रहा है जिसमें पहले विषम संख्या है फिर उसके बाद तुरंत एक सम संख्या आया हुआ है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा द। ठीक है, इस प्रकार गणित के सवाल आपसे इसी प्रकार से आपके प्रश्न पेपर में देखने मिलेगा, अभी जो प्रयास के एग्ज़ाम है उसमें। चलिए आपको अब विज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान विज्ञान में क्या पूछा जा सकता है, 6वीं 7वीं तक के सामान्य ज्ञान विज्ञान को पढ़ लीजिएगा। विज्ञान के जो बुक है उसको अच्छे से पूछा जा सकता है कि कितने ग्रह है, कौन खनिज है, कौन, ठीक है, बहुलक में से पूछा जा सकता है, एथिलीन, एथीन,
तो 6वीं से लेकर 8वीं तक के विज्ञान के जो बुक है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, उसमें से 20 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान से संबंधित देश विदेश में कौन अभी करंट में क्या है, और हमारे देश में कौन कौन किस देश राज्य की राजधानी है, हमारे देश का राजधानी क्या है, हमारा मुख्यमंत्री कौन है, हमारे राज्य की राजधानी क्या है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऐसे ऐसे चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। सामान्य ज्ञान से भी संबंधित, सामान्य विज्ञान से संबंधित आपको 20 प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसी सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न रहेगा, और इंग्लिश से संबंधित 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में, और सामान्य हिंदी और संस्कृत के पेपर 55 प्रश्न आपको प्रश्न पेपर में देखने मिलेगा। इस प्रकार 20 गणित के, 20 सामान्य विज्ञान के, 20 जनरल नॉलेज के, 20 इंग्लिश के, और 5 क्वेश्चन हिंदी और संस्कृत के आपके प्रश्न पेपर में रहेंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। इन सभी टॉपिकों से आपको प्रश्न पूछे जाएगा। समय कम है, नहीं तो सभी टॉपिकों के मैं प्रश्न बना के आपको इस चैनल पे अपलोड कर दिया रहता। ठीक है, फिलहाल मैं गणित का ही प्रश्न बना पाया। ठीक है, तो आपका आगामी एग्ज़ाम कल परसों है, उस एग्ज़ाम से पहले यह वीडियो अच्छे से देख लीजिए ताकि थोड़ा सा हेल्प आपको मिल सके। और समय है तो विज्ञान का बुक और इंग्लिश का बुक, इंग्लिश में आपको सभी प्रश्न टेंस से संबंधित रहेगा, खालिस्तान पूछा जाएगा, और हो सकता है आर्टिकल पूछे। ए एन दी का उपयोग याद रखिए। ए का उपयोग किसी भी व्यंजन शब्द उच्चारण से पहले लगाना है ए को। एन का उपयोग स्वर उच्चारण वाले शब्द से पहले लगाना है। एन का उपयोग स्वर वाले शब्द से पहले लगाना है। द का उपयोग किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के पहले द लगाना है। जो खालिस्तान दिया रहेगा उसके बाद अगर कोई शब्द दिया है तो उसको देख लीजिएगा वो व्यक्ति या वस्तु का नाम है तो उसके पहले द लगाइएगा। अगर कोई व्यंजन शब्द है, ठीक है, हिंदी में उसको उच्चारण कीजिएगा, क ख ग वाला व्यंजन ना, ऐसी अ आ ई ऐसे वाले शब्द आए तो वह स्वर होगा, उसके शब्द के पहले एन लगेगा। आर्टिकल से ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएगा। ए एन दी को आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इन टॉपिकों से प्रश्न आएगा। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे जब भी न्यू जानकारी का वीडियो आपको इस चैनल में अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे वह भी अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से अच्छे कर सके, और अपने 10वीं 12वीं में जो गणित फिजिक्स है उसकी तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से अच्छे से कर सके। चलिए इस वीडियो फ़िलहाल यहीं तक। आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे जाए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।